स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डार्क स्काई पार्क की अवधारणा खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने और रात के आकाश की प्राकृतिक चमक को संरक्षित करने के लिए बनाई गई है। बताते चलें, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN रात के आकाश के आंतरिक मूल्यों को पहचानते हुए प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। वैसे डार्क स्काई प्लेस सर्टिफिकेशन, प्रकाश नीति, डार्क स्काई फ्रेंडली, रेट्रोफिट्स, आउटरीच और शिक्षा एवं रात के आकाश की निगरानी पर केंद्रित है। बता दें, डार्क स्काई पार्क का दर्जा मिलने के बाद अब पेंच टाइगर रिजर्व में तारे देखने वालों और प्राकृतिक प्रेमियों को ब्रह्मांड की विस्मयकारी सुंदरता में डूबने का एक अनूठा अवसर उपलब्ध होगा। अगर पेंच टाइगर उद्यान का परिचय देखें तो यह संयुक्त रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 758 वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। लगभग 257 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इस पार्क को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा मोंगली पेंच अभयारण्य है। ध्यान रहे, इस पार्क का 464 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बफर क्षेत्र घोषित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पार्क का नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया है, जो कि इसे पूर्व और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है। इसे 1965 में एक अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था और वर्ष 1975 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसकी महत्वपूर्ण बाघ आबादी के कारण इसे 1992 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था और अब प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संचालित होता है। याद रहे, पेंच टाइगर रिजर्व एवं इसके आसपास का क्षेत्र रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक का वास्तविक कथा क्षेत्र है। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग की 32वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री ने वन स्टॉप सेंटर पहल के महत्वपूर्ण प्रभावों पर प्रकाश डाला है और इसके साथ ही महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा के प्रयास की भी सराहना की है। बताते चलें, इस समारोह में देश की प्रगति में महिलाओं की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए देश की GDP में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान पर भी जोर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, महिलाओं की मदद के लिए देश भर में 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं और उनके माध्यम से लगभग 8.3 लाख महिलाओं को मदद मिली है। अब अगर वन स्टॉप सेंटर का संक्षिप्त परिचय देखें तो यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्याओं के समाधान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करना है। याद रहे, इस योजना को निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। वैसे इसका ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मापदंडों के अनुसार किया जाता है। दरअसल वन स्टॉप सेंटर अनेकों सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं, मेडिकल सहायता, महिलाओं को FIR दर्ज करने में सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा आदि। दरअसल हाल में केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने कोच्चि में कोचीन स्पोर्ट्स सिटी बनाने की घोषणा की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी होगी, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है। इसका प्रस्ताव केरल के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में चल रहे 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल शिखर सम्मेलन के दौरान केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को दिया है। याद रहे, यह मिशन बियॉन्ड 2020 का हिस्सा है। वैसे इस शहर में बनने वाले स्टेडियम में 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसमें इंडोर और आउटडोर अभ्यास सुविधा, प्रशिक्षण मैदान, खेल अकेडमी और अनुसंधान केंद्र, इको पार्क और वाटर स्पोर्ट पार्क, खेल, चिकित्सा और फिटनेस केंद्र, ई स्पोर्ट क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र और क्लब हाउस की सुविधा होगी। बता दें, इस स्पोर्ट सिटी परियोजना में लगभग 750 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। अब अगर कोच्चि के बारे में देखें तो यह भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में स्थित एक शहर है। वैसे इसे कोचीन के नाम से भी जाना जाता है। इसे अरब सागर की रानी के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत का प्रमुख बंदरगाह शहर है। दरअसल हाल में PM मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। बताते चलें, इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी। अब अगर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में देखें तो यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसमें आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना शामिल है। इसका लक्ष्य गरीबों और मध्यम वर्ग के बिजली बिल को कम करने के साथ साथ भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। याद रहे, वर्ष 2014 में सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य 2022 तक 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की संचय क्षमता स्थापित करना था। वैसे यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। अब सरकार ने समय सीमा 2022 से बढ़ाकर 2026 कर दी है। भारत की सौर क्षमता के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 तक भारत में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई है। दिसंबर 2023 तक छत पर सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 11.08 गीगावाट है। ध्यान रहे, कुल सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान 18.7 गीगावाट के साथ शीर्ष पर है, जबकि गुजरात 10.5 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही छत पर सौर क्षमता में गुजरात 2.8 गीगावाट के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद महाराष्ट्र 1.7 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। जैसा कि आप जानते हैं, देशों की मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा की बड़ी हिस्सेदारी है, जो लगभग 180 गीगावाट है। हाल में किलकारी योजना को 2 अन्य राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में भी शुरू किया गया है। बताते चलें, यह डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में शुरू की गई एक मोबाइल आधारित सेवा है। याद रहे, इसे 15 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सीधे लाभार्थियों को गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल के बारे में जानकारी देकर उन्हें नवजात शिशु की देखभाल हेतु दरअसल इसके द्वारा प्रजनन एवं बाल प्रोत्साहित करना है। पंजीकृत हुई महिलाओं को मुफ्त में साप्ताहिक अंतराल में आवश्यक श्रव्य संदेश भेजे जाते हैं। ध्यान रहे, यह सेवा गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में शुरू होती है और तब तक जारी रहती है जब तक कि बच्चा 1 वर्ष का न हो जाए। वैसे यह साप्ताहिक संदेश परिवारों को इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों के बारे में जानकारी देने, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं को याद रखने और सुदृढ़ करने में मदद करता है, क्योंकि यह पहल न केवल गर्भवती महिलाओं और बच्चों के जीवन को कई जोखिमों से बचाती है, बल्कि स्वास्थ्य परिणाम भी सुनिश्चित करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह योजना वर्तमान में कुल 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत थी। अब इसका विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र में भी कर दिया है। हाल में पर्यटन मंत्रालय ने अजंता और एलोरा की गुफाओं को स्वदेशी दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया है। ध्यान रहे, यह वोकल फॉर लोकल थीम पर आधारित है और इसका उद्देश्य पर्यटन गंतव्य के रूप में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि इसके तहत पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रमुख विषयों की पहचान की गई है, जैसे कि सांस्कृतिक एवं विरासत, साहसिक पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, कल्याण पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, तटीय पर्यटन, परिभ्रमण, महासागर और अंतर्देशीय पर्यटन। अब आपको स्वदेशी दर्शन योजना का परिचय करा दें। यह 2014-15 में शुरू हुई और इसका लक्ष्य पूरे भारत में विशिष्ट पर्यटक सर्किट विकसित करना है। दरअसल इसमें थीम आधारित पर्यटक सर्किटों को शामिल किया गया है, जैसे कि बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, पूर्वोत्तर सर्किट, हिमालय सर्किट, सूफी सर्किट, कृष्ण सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थकर सर्किट, वन्यजीव सर्किट और जनजातीय सर्किट आदि। ध्यान रहे, यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और यह योजना सामुदायिक भागीदारी, पर्यटन के लाभों के बारे में स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर जोर देती है। इसके साथ ही सुविधाओं और सेवाओं के माध्यम से आगंतुकों के अनुभवों को बेहतर बनाने पर भी जोर देती है। अब अगर स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य देखें तो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना, योजनाबद्ध तरीके से पर्यटन सर्किट विकसित करना, भारत की सांस्कृतिक और विरासत समृद्धि को बढ़ावा देना, पर्यटन स्थलों में टिकाऊ बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। जैसा कि आप जानते हैं, अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बघोरा नदी पर सह्याद्री पर्वतमाला में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की एक श्रृंखला है। याद रहे, यहाँ पर कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 का उपयोग विहार या आवासीय गुफाओं के लिए होता था। वहीं 4 गुफाओं का उपयोग चैत्य यानी प्रार्थना कक्ष के रूप में होता था। वैसे इन गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के बीच हुआ था। इनका निर्माण वाकाटक राजाओं के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था, जिनमें से हरिसेन प्रमुख व्यक्ति थे। इन गुफाओं के संदर्भ में चीनी यात्री फहेयान और हेंदसोंग ने अपनी यात्रा विवरण में उल्लेख किया है। ध्यान दें, इन गुफाओं में आकृतियां फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके बनाई गई थी। इनकी पेंटिंग आमतौर पर बौद्ध धर्म के जीवन और जातक कथाओं पर आधारित है। अब अगर एलोरा की गुफाओं का परिचय जाने तो यह महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 34 गुफाओं का एक समूह है, जिनमें 17 ब्राह्मणवादी हैं, 12 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 5 जैन गुफाओं से संबंधित हैं। इन गुफाओं के सेटों को 5वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान विकसित किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, एलोरा परिसर को 1983 में
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया था। इन गुफा मंदिरों में सबसे उल्लेखनीय कैलासा है, जिसका नाम हिमालय की कैलाश श्रृंखला में उस पर्वत के नाम पर रखा गया है जहां भगवान शिव का निवास स्थान है। दरअसल हाल में भारत ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया है। ध्यान रहे, इसी के साथ फ्रांस खुदरा लेन देन के लिए भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। बताते चलें, यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि दोनों देशों में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के क्रम में यह एक सराहनीय कदम है। अब अगर यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में जाने तो दरअसल यह तत्काल भुगतान सेवा का एक उन्नत संस्करण है। यह कैशलेस भुगतान को तेज, आसान और सुचारू बनाने के लिए 24 घंटे 7 दिन धन हस्तांतरण सेवा है। ध्यान रहे, यह एक ऐसी प्रणाली है जो यूजर के कई बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनपीसीआई ने इस सिस्टम को वर्ष 2016 में किस सदस्य बैंकों के साथ लॉन्च किया था। अब अगर एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का परिचय देखें तो यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत शुरू किया गया था। यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। हाल में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च की है। बताते चलें, नीतीश का पूरा नाम नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स है। दरअसल किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई यह एक पेडेंट आकार की तकनीकी है। वैसे यह तकनीकी विशेष रूप से बाढ़, ग्रीष्मलहर, शीतलहर को लक्षित करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह पहल आकाशीय बिजली गिरने और फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ के कारण होने वाली किसानों की मौत को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। इससे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है और यह उपकरण बिहार मौसम विज्ञान केंद्र से संबंधित है, जो कि रियल टाइम में सटीक मौसम संबंधी अलर्ट सुनिश्चित करेगा। ध्यान रहे, यह डिवाइस आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ के आने से आधे घंटे पहले अपने उपयोगकर्ता को अलर्ट करेगा। यह पेडेंट शरीर की ऊष्मा से चार्ज होगा। बताते चलें, यह डिवाइस 3 तरह से अलर्ट जारी करेगी। जैसे कि सबसे पहले यह ध्वनि संदेश भेजेगी, इसके बाद लाल रंग का सिंबल दिखाई देगा। अंत में यह डिवाइस तब तक गर्म होगा जब तक यूजर इसे बंद नहीं करेगा। किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस उपकरण को वाटरप्रूफ बनाया गया है। दरअसल हाल में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट के 40 विधायकों को असली शिवसेना मानकर उन्हें अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया है और इस समूह द्वारा सचेतक की नियुक्ति को वैध ठहराया गया है। इसके साथ ही 10वीं अनुसूची के तहत तकनीकी कारणों से उद्धव बाल साहेब ठाकरे समूह के 14 विधायकों को भी अयोग्य ठहराया गया है। अब आपको 10वीं अनुसूची का परिचय करा दें। 1960 और 70 के दशक के दौरान विधायकों के अपनी मूल पार्टियों से दल बदल ने कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी, जिससे निर्वाचित सरकारें गिर गईं। इस विषम परिस्थितियों को संज्ञान में रखते हुए 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में करके 10वीं अनुसूची के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून अस्तित्व में लाया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कानून दल बदल और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। इस कानून को लाने का उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि संसद की गरिमा सतत रूप से बनी रहे। वैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल सबसे अहम हैं, क्योंकि वे सामूहिक आधार पर फैसले लेते हैं। लेकिन याद रहे, आजादी के कुछ वर्षों के बाद ही दलों को मिलने वाले सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी, क्योंकि विधायकों और सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगी। दूसरी तरफ 1960-70 के दशक में आया राम गया राम की अवधारणा प्रचलित हो गई थी। अगर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाएगा तो इसका आधार क्या होगा? तो बता दें, यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है और 6 महीने की समाप्ति के
बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। हालांकि दल बदल अधिनियम के अपवाद भी हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है और जब वह पद छोड़ता है तो फिर से पार्टी में शामिल हो सकता है। इस तरह के मामले में उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यदि किसी पार्टी के 1/3 विधायकों ने विलय के पक्ष में मतदान किया है तो उस पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय किया जा सकता है। अब आपको संविधान की अन्य सूचियों से परिचय करा दें। पहली अनुसूची, इसमें राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनसे संबंधित प्रावधानों को वर्णित किया गया है। दूसरी अनुसूची, इसमें भारत के प्रमुख संवैधानिक पदों की परिलब्धियों, भत्तों, विशेष अधिकारों आदि का प्रावधान देखने को मिलता है। अगर तीसरी अनुसूची को देखें तो इसमें प्रमुख संवैधानिक पदों और मंत्रियों की शपथ या प्रतिज्ञान को उल्लेखित किया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। वहीं पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रमुख प्रावधान हैं। सातवीं अनुसूची में विभिन्न विषय मामलों के लिए 3 सूचियां शामिल हैं, जैसे संघ सूची, जिसमें रक्षा और विदेशी मामले जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जिनके लिए केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची, इसमें राज्य और स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि, जिसके लिए केवल राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची, इसमें शिक्षा, विवाह आदि जैसे संयुक्त महत्व के विषय शामिल हैं, जिनके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अब अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची इसमें शामिल है। वैसे 9वीं अनुसूची को जोड़ने का उद्देश्य कुछ नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य घोषित होने से बचाना था कि वह संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है और अंतिम व 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। दरअसल हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इनसैट 3DS लॉन्च किया है। बता दें, इस मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से उन्नत मौसम संबंधी अवलोकन प्रदान करने, मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाना है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में मौसम विज्ञानी इनसैट 3D और इनसैट 3DR उपग्रहों द्वारा उत्पन्न डेटा का उपयोग करते हैं। अब अगर इनसैट 3DS का परिचय देखें तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक प्रमुख मिशन है और इसे मौसम आपदा चेतावनी के लिए मौसम संबंधी अवलोकन, भूमि और महासागर सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि इस उपग्रह को चक्रवात, मानसूनी प्रणाली, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने के दौरान तैनात किया जा सकता है। इनसैट 3DS में 4 पेलोड शामिल हैं, एक इमेजर, एक साउंडर, एक डेटा रिले ट्रांसपोंडर और एक सैटेलाइट सहायता प्राप्त खोज और बचाव ट्रांसपोंडर। अब अगर इसरो का संक्षिप्त परिचय देखें तो दरअसल पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। याद रहे, इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनकोस्पार्क की जगह ली। वैसे इसरो के भारत में 6 प्रमुख केंद्र हैं तथा कई अन्य इकाइयां, एजेंसी, सुविधाएं और प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। वर्तमान में इसरो के चीफ एस सोमनाथ हैं।